Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 physical activity trainer. इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ये चैप्टर वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे एंड इसी के साथ हमारा क्लास 11 PAT का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो. सबसे पहले हम ईयरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. किस तरह से हमें ईयरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा. देन हाउ टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन. जब भी कभी स्कूल में हमें कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है तो उसमें हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना है. कंपटीशन होने से पहले, कंपटीशन के टाइम, कंपटीशन के बाद में, इस तरह के एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे. देन कंडक्ट फिटनेस सेशंस. मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उन सभी की फिटनेस मेंटेन रखने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सेशंस कंडक्ट करेंगे. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है, किस तरह की एक्सरसाइज वहां पर होंगी, वो सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हेल्थ एंड फिटनेस ये हमारे चैप्टर का नेम है. तो सबसे पहले हम समझेंगे हेल्थ क्या है. तो देखिए, अगर हमें कोई डिजीज नहीं है, मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम हेल्थ नहीं कह सकते. क्योंकि हो सकता है कि जो डिजीज हम सोच रहे हैं कि हमें सामने से ऑब्जर्व हो जाएगी अगर किसी को डिजीज है, और अगर डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, तो ये गलत कंसेप्शन है. क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि जो पर्सन हम जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कोई और इशू हो जो आपको फिजिकली तो विजिबल नहीं होगा. फिजिकली आपको लगेगा वो पर्सन बिल्कुल ठीक है, बट हो सकता है मेंटल एंड सोशल वेलबींग में कहीं कोई प्रॉब्लम हो. तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमें हेल्थ के तीनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा. अगर तीनों एस्पेक्ट्स बैलेंस में है, मींस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों बैलेंस में है, सिर्फ तभी वो पर्सन हेल्दी है. बट अगर इनमें से कहीं भी इम्बैलेंस है, कहीं भी कोई इशू है किसी भी एस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन प्रॉपर हेल्दी नहीं है. हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम हेल्थ नहीं कहते हैं. इसके लिए मतलब अगर हमें बताना है कि कौन कंप्लीटली हेल्दी है, उसके लिए हमें देखना होगा उसकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को. अंडरस्टूड. ये डेफिनेशन दी थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड फिर उसे एम्पलीफाई भी किया गया, मींस उसमें थोड़ा सा एडिशन किया गया. अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ. मींस हम हेल्दी, कंप्लीटली हेल्दी कब होंगे? हमारी जब प्रॉपर डेवलपमेंट होती है. तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हम सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अपने सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ की भी बात करेंगे. मींस जहाँ पर हम कुछ ऐसा काम कर पा रहे हैं, हम पूरे कैपेबल हैं वो काम करने के लिए, जिससे हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट है एंड वो इकोनॉमिकली हमारे लिए प्रोडक्टिव भी है. तो अगर हम ऐसा काम अच्छे से कर पा रहे हैं, हम कैपेबल हैं, हमारी हेल्थ हमें अलाउ कर रही है, सो दैट इज द राइट हेल्थ, और तभी हम कंप्लीटली हेल्दी माने जाएंगे. नाउ व्हाट इज फिजिकल फिटनेस? फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि जो हमारा डेली शेड्यूल है हम उसे भी पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और फिर हमारे पास इतनी एनर्जी भी बचती है कि हम बाकी एक्टिविटीज में या फिर अगर कोई इमरजेंसी है तो वहां पर यूज कर सकते हैं. मींस हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होते नॉर्मल वर्क करके. बट अगर हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, लाइक हम अपना डेली काम करके ही थक रहे हैं, इसका मतलब हम फिजिकली फिट नहीं है. अगर हम फिजिकली फिट हैं, इसका मतलब हम अपने डेली टास्क भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और साथ ही अगर कोई अदर एक्टिविटी करनी होगी, कोई इमरजेंसी होगी, हम उसे भी हैंडल कर पाएंगे. तभी हम फिजिकली फिट हैं. इट इज द एबिलिटी टू एंड्योर, टू बियर अप, to withstand stress, to carry on in circumstances where an unfit person could not continue. Means अगर कोई अनफिट होगा तो वो नहीं कर पाएगा ऐसे circumstances में अपने आप को हैंडल, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसकी जितनी एनर्जी थी वो थोड़ा काम करके ही खर्च हो जाएगी एंड वो आगे काम नहीं कर पाएगा. बट क्योंकि आप फिजिकली फिट हैं तो आप में इतनी एनर्जी होगी कि आप अपने डेली टास्क भी कंप्लीट कर पाएं, और साथ ही कुछ और एक्टिविटीज भी कर पाएं. सो इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं. अगर हम पूरी पोटेंशियल का यूज कर पाते हैं तभी हम फिजिकली फिट हैं. बट अगर हम पूरी पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं, अपना काम भी नहीं कर पाते सही तरह से, तो इसका मतलब है कि हम अनफिट हैं. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस?
अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके लिए ही फिटनेस ज़रूरी होती है। फिटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है। ना ही उसके लिए कोई एज बैरियर है, ना ही उसके लिए कोई जेंडर बैरियर है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, यंग हैं, एडल्ट हैं, कोई भी हैं, आपके लिए फिज़िकल फिटनेस इक्वली इम्पोर्टेंट है। किसी भी एज पर, किसी भी लेवल पर आपके लिए फिज़िकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक अच्छी लाइफ़ जी पाएँ। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। एंड इसमें ये नहीं देखना है कि हम तो पहले से ही फिट हैं, ना ही हम ज़्यादा मोटे हैं, ना ही हम ज़्यादा पतले हैं, तो हमें तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो भले ही आप फिट हैं या फिर आपकी मतलब कोई भी कंडीशन है, उसमें फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना ज़रूरी होगा। भले ही हो सकता है कि आप पहले से फिट हों, आपका वेट बिल्कुल करेक्ट है, हाइट करेक्ट है एंड आप पूरे स्ट्रेचेबल हैं, बट उसके बाद भी आपको फिजिकल फिटनेस मेंटेन करके रखनी होगी, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ। सो हमें क्या करना होगा? हमें एक्सरसाइजेस और एक बैलेंस डाइट का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, बट अगर हमारी डाइट सही नहीं है तो भी वो एक प्रॉपर हमारे लिए लाइफस्टाइल नहीं बन पाएगा। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल के लिए हमें एक्सरसाइज और डाइट प्लान दोनों साथ में कंबाइन करने होंगे, ताकि हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके और हमें किसी भी तरह की कोई इलनेस ना हो, डिसेबिलिटी ना हो एंड प्रीमेच्योर डेथ का भी रिस्क कम हो जाता है। ओके, सो हमें फिजिकली फिट रहना होगा अपने अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अंडरस्टूड? सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस आर, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, ऑल ओवर हेल्थ इंप्रूव होगी, मतलब सभी ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करेंगे, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है एंड ज्यादातर बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बीमारी हैं जो इसी वजह से होंगी कि आप फिज़िकली फिट नहीं हैं। तो अगर आप पहले से ही फिज़िकली फिट रहेंगे तो वो इलनेस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड आप इज़िली वेट लॉस कर पाएँगे जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं एंड आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होगा एंड ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, तो बीपी जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ वेल बीइंग मीन्स आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे तो एनर्जेटिकली करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आपने काम अभी कुछ करा नहीं और पहले से ही थक गए हैं, ऐसा नहीं होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ स्लीप, जब आप अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और आप ये नोटिस करेंगे कि जब आपके सारे काम अच्छे से कंप्लीट हो रहे होंगे, तो जब आप सोएंगे तो आपकी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप एक रेगुलर टाइम पर सो पाएंगे, एक रेगुलर टाइम पर उठ पाएंगे, आपका ऑल ओवर लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा along with the sleep cycle। आपकी मेंटल शार्पनेस मींस आपकी कंसंट्रेशन, अवेयरनेस बढ़ेगी एंड स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू कॉप विद स्ट्रेस, तो अगर कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती भी है तो उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, जब हम रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, तो हमारी अपीयरेंस भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम वेट लूज कर पाते हैं एंड हमारी पूरी बॉडी इवन टोन हो जाती है। इससे हमारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है एंड हमारी मसल्स भी टोन अप हो जाती हैं। देन एनहेंस सोशल लाइफ, हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर पाते हैं एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की वजह से हम ये ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें कि हम बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर पाएं। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम बाकी लोगों से मिलना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हम किसी से बात कर पाएंगे। तो इसलिए जब आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी तो आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। तो इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है अपनी सोशल लाइफ को एनहांस करने की। आप इजीली फ्रेंड्स बना सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। देन इंक्रीज स्टैमिना थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सो जब हमारा स्टैमिना ज्यादा होगा, मतलब हम ज्यादा काम करने
की एनर्जी रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मीन्स हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएँगे। लेस फ्रीक्वेंट इंजरीज़, अब मानिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की और उससे किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने को कहा गया या फिर उससे कोई सामान उठाने को कहा गया, तो क्योंकि उसकी बॉडी, उसकी मसल्स ओपन ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर इंजरीज़ के रिस्क हैं। बट ऐसा पर्सन जो रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटीज करता है, उसकी मसल्स क्योंकि प्रॉपर्ली टोन है, वो पूरा फिजिकली फिट है, तो उसे इंजरीज होने के चांसेस कम रहेंगे। देन इंक्रीज्ड फिजिकल कैपेबिलिटीज, आप जो भी काम करेंगे जिसमें आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। आपसे कहा गया है कोई सामान उठाना है तो आप उसे इजीली उठा सकते हैं, या फिर कहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा चलना है, मतलब कोई भी काम है जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज हो रही है, आप उसको और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी टू माइनर इलनेस, मीन्स जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे नॉर्मली जुकाम हो जाना, कोल्ड एंड कफ, इस तरह की बीमारी जो आम तौर पर हो जाती है अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बट अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होता है एंड आपको ये माइनर इलनेस होने के चांस कम रहते हैं। Now let us proceed to the next topic, selecting yearly sports activities. स्कूल ईयरली एक्टिविटीज शुरू में ही प्लान हो जाती हैं, जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तभी प्लान कर ली जाती हैं कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है। कैसे डिसाइड होती हैं? सबसे पहले ये एक्टिविटीज अलाइंड होंगी स्कूल मैनेजमेंट के साथ, जो भी स्कूल का विजन है, स्कूल का मिशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज डिसाइड की जाती हैं। देन कुछ और फैक्टर्स भी हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमने जितने भी फैक्टर्स दिए हैं, इसमें से सिर्फ एक फैक्टर को ही नहीं देखा जाएगा, सभी फैक्टर्स को देखा जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ उसी पर अटके नहीं रहना है, आपको यहाँ पर ये सभी फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर करना है और तब स्पोर्ट्स एक्टिविटी चूज करनी है। तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कौन कौन से स्पोर्ट्स वहां पर प्रॉपरली खेले जा सकते हैं, किसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चीज मैटर करती है। देन कौन से फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या कोच हैं और उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन से स्पोर्ट्स में उनकी स्पेशलाइजेशन है। देन पास्ट अचीवमेंट्स और हिस्ट्री ऑफ द स्कूल इन स्पोर्ट्स, हो सकता है कि स्कूल की कोई पास्ट अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, लाइक हो सकता है कोई क्रिकेटर है स्कूल से या फिर कोई फेमस एथलीट है। सो इस तरह से जो भी पास्ट अचीवमेंट है उसके बेसिस पर भी डिसाइड किया जा सकता है। देन टाइप ऑफ स्कूल, सिर्फ बॉय स्कूल है या गर्ल स्कूल है या फिर को एजुकेशन है, इस पर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स लेवल इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, मींस स्टूडेंट्स कैसे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, हो सकता है कि स्टूडेंट्स बैडमिंटन में ज्यादा अच्छे हों और फुटबॉल में इतने अच्छे ना हो, या फिर वाइस वर्सा। तो जो भी केस है उसी के अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा। देन स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी इन द रीजन वेयर स्कूल इज लोकेटेड, अब कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है एंड वहां पर सारा फोकस पढ़ाई पर ही रहता है, तो वहां पर स्कूल्स की भी यही टेंडेंसी होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रखें एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना रखें। बट जहां पर स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं या फिर जो स्कूल्स ये सोचकर चलते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आगे आगे लेकर जाना है, तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो ये स्कूल की लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। जब गोल्स में सभी एग्री हो जाते हैं, मींस जो टीचर हैं, कोच हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, सभी ये फैक्टर्स कंसिडर करते हुए अपने गोल्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल एजुकेटर की और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कि वो डिफरेंट टीम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं और ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। स्कूल सेटअप में ये इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन के लिए पहले स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, मींस जब सिलेक्शन हो तो उससे पहले स्टूडेंट्स के पास पहले से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए उस स्पोर्ट्स में, तभी हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करना होगा, मींस बारीकी से प्लान करना होगा कि हम कौन सी प्लेयर को सेलेक्ट करें, किस बेसिस पर सेलेक्ट करें। हमें ये
टीम कैसे बनानी है, सिलेक्शन कैसे करना है, इसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो वाइडली यूज किया जाता है। इसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है टैलेंट डिटेक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर देते हैं। मीन्स हम उनको ये चांस दे रहे हैं कि वो सभी स्पोर्ट्स को ट्राई कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है, एंड फिर वो ये चूज कर सकते हैं कि अब उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स चूज करना है। तो उनका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, वो जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, या फिर वो जिस चीज को परस्यू करना चाहते हैं, वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी के स्किल सेट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। देन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सो ये जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पर क्योंकि हमने ये देख लिया है कि कौन से स्टूडेंट्स को कौन से स्पोर्ट्स खेलने हैं, तो अब सपोज करते हैं ए स्पोर्ट्स है। तो ए स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज करते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे 40 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस सेम होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो ये एक बार में नहीं होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अलग अलग फैक्टर के बेसिस पर अलग अलग टाइम पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन द थर्ड स्टेज इज टैलेंट डेवलपमेंट। सो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं उनके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट, सो दैट वो अपने टैलेंट को प्रॉपरली डेवलप कर पाए। क्योंकि जो स्टूडेंट टैलेंटेड है, तो टैलेंटेड का मतलब ये है कि उसको जो भी सिखाया जाएगा वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा, बट उसके लिए सिखाना भी तो जरूरी है। तो इसलिए एक सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट का होना भी जरूरी है। कोई भी चाइल्ड है, हर एक के पास अगर राइट एज पर राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। सो कौन सा स्टूडेंट्स कितने अच्छे से स्किल एक्वायर कर पाता है, कितने अच्छे से उस स्पोर्ट्स में डेवलप कर पाता है, इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक उसको राइट एज पर राइट अपॉर्चुनिटी मिल पाई, सबसे पहला तो यही फैक्टर है। दूसरा, जहां पर वो चीजों को सीख रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर उसको सभी फैसिलिटीज प्रॉपर मिल पाई हैं कि नहीं, एंड उसका जो कंपटीशन है, लाइक जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो कैसे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सो ये इन तरह के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ये अफेक्ट करते हैं कि वो स्टूडेंट अपने स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करेगा। In fact, evidences are available that points to be fact that the level of competency can be improved beyond maximal by deliberate practice. Means students अपनी मर्जी से अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट है और ज्यादा प्रैक्टिस करने में, तो वो अपने लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब और ज्यादा कॉम्पिटेंट बन सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स अपने ही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब उन्हें उम्मीद भी नहीं होती कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डिटर्मिनेशन। वो इतने डिटरमाइन है कि वो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट अल्टीमेटली वो और ज्यादा कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। एंड ट्रेनिंग मेथड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह का ट्रेनिंग मेथड है, उसकी हेल्प से भी स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस अफेक्ट होती है। So now let us proceed to the next topic, organizing sports competition. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कूल में। सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। स्पोर्ट्स डे होता है, देन टूर्नामेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस तरह के डिफरेंट डे सेलिब्रेट होते हैं। हम यहाँ पर किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? स्पोर्ट्स डे के बारे में। स्पोर्ट्स डे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एंड ये ऐसा इवेंट है जिसमें पूरा स्कूल इन्वॉल्व होता है। सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स डे को सक्सेसफुल बनाने में। इतना बड़ा इवेंट जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और साथ ही एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। अगर एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। बट कोई कमी ना रह जाए इसके लिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी है। तो इस तरह के बिग इवेंट्स के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस डिसाइड करते हैं। एक जो उस इवेंट से पहले होगी, दूसरा जो उस इवेंट के दिन होगी, एंड तीसरा है जो उस इवेंट के बाद होगी। यहाँ पर क्योंकि हम स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन फेज की, मींस प्री स्पोर्ट्स डे, then sports day, and then post sports day.
सो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है जिसकी हेल्प से हम समराइज कर सकते हैं। तो हम इनको डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट इज प्री स्पोर्ट्स डे और प्रिपरेशन फेज। अब इसे प्रिपरेशन फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स डे के एक दिन पहले नहीं बल्कि लगभग एक महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट्स होंगे, मतलब जो हम प्रिपरेशन फेज में जो भी एक्टिविटीज करने वाले हैं वो सभी टाइम लेती हैं। जैसे अगर हमें चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है, पेरेंट्स को इनवाइट करना है, तो आप जस्ट एक दिन पहले इनवाइट करेंगे तो हो सकता है कि कोई अवेलेबल ना हो, तो वो आपको इन एडवांस इनवाइट करना होगा ताकि वो पहले से ही अपने शेड्यूल में उसके लिए जगह बना सकें। एंड ड्यूटीज असाइन करनी होंगी, कब कौन अवेलेबल रहेगा, कौन अवेलेबल नहीं रहेगा, इस चीज का जब पहले से पता होगा तभी आप प्रॉपरली ड्यूटीज असाइन कर पाएंगे एंड उस दिन के लिए प्रॉपर एजेंडा सेटअप कर पाएंगे। सेटिंग अप द एजेंडा फॉर द स्पोर्ट्स डे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है कि किस तरह से स्पोर्ट्स डे एजेंडा दिया जाता है। ये बेसिकली शेड्यूल है कि किस तरह से स्पोर्ट्स डे पर डिफरेंट एक्टिविटीज किस टाइम पर होने वाली हैं। सभी एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखनी है स्पोर्ट्स डे शेड्यूल, फिर उसके बाद स्कूल नेम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिखना है और अदरवाइज इस तरह से लिखना है, देन डेट एंड देन वेन्यू। ठीक है। फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट होगी। तो ये लिस्ट आपको स्टार्ट करनी है विद द फर्स्ट। जो भी सबसे पहले होगी चीज वो सबसे पहले लिखनी है, जो सबसे बाद में होगी वो बाद में, मतलब बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले असेंबली होगी 8:50 AM पर, देन अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट 9 AM, देन वेलकम स्पीच होगी, फिर लाइटिंग फ्लेम, देन स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर्ड ओपन 9:10 AM। इस तरह से आपको सभी एक्टिविटीज लिस्ट करनी है और सामने उसका टाइम लिखना है। एंड लास्ट में नेशनल एंथम के साथ ये कंक्लूड हो जाएगा और फिर डिसमिसल, मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्स डे एंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। तो अलग अलग तरह की ड्यूटीज असाइन करनी होंगी। जैसे सबसे पहले मास ड्रिल और डिस्प्लेस के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। देन जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं एथलीट्स, उन्हें सेलेक्ट करके उनका नेम फाइनलाइज करना होगा। देन सभी तरह की फैसिलिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट, वाटर रिफ्रेशमेंट, टॉयलेट फैसिलिटीज सभी प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, इस तरह से। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो सभी पहले से ही अवेलेबल कराने हैं। देन मास्टर ऑफ सेरेमनी फॉर द स्पोर्ट्स डे, किस तरह से सेरेमनी होने वाली है एंड कोई एक दो टीचर को ये जॉब असाइन करनी है कि वो एक टाइप से होस्ट करें, सो दैट जो भी इवेंट डिटेल्स हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। एंड ऑफ कोर्सली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन इनविटेशन फॉर द इवेंट, इन एडवांस आपको इनविटेशन भी देना है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एंड चीफ गेस्ट को पहले से ही इनवाइट करना है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन द स्पोर्ट्स डे, मीन स्पोर्ट्स डे के दिन कौन सी ड्यूटी किसके पास रहेगी। लाइक आपको सभी गेस्ट को अटेंड करना है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट्स में हेल्प करनी है, इस तरह से मतलब डिफरेंट ड्यूटीज आपको असाइन करनी है कि स्पोर्ट्स डे के दिन किसका क्या रोल है। स्पोर्ट्स डे के लिए थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, सीजन्स, अर्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। एंड वो पर्टिकुलर थीम पहले से आपको इन्फॉर्म करनी है इनविटेशन के थ्रू। इस थीम की हेल्प से आप ये अपनी मतलब थीम कैसे दिखाएंगे, तो मास डिस्प्लेस हो सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक, इन सभी के थ्रू आप अपनी थीम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टैंडर्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर मास डिस्प्लेस। मास डिस्प्लेस का मतलब है आपने देखा होगा एनुअल स्पोर्ट्स डे में लाइक एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही चीज पर परफॉर्म करते हैं, कोई सॉन्ग होता है या कोई म्यूजिक होता है। उस पर एक साथ परफॉर्म करते हैं, जैसे 100 to 200 स्टूडेंट्स का यूजुअली ग्रुप होता है जो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में उस ग्रुप या उस म्यूजिक या सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये इतने सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो इन्हें एक साथ प्रैक्टिस कराने के लिए पहले से ही प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करने होंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबल टीचर्स होने चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली ट्रेन कर पाए। 1 to 2 months ऑफ डेली प्रैक्टिस आर यूजुअली असाइंड बाय स्कूल्स। तो इतना टाइम तो देना ही होगा ताकि सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाए। The physical education department needs to decide the sports event to be conducted on the sports day.
सो पहले से ही डिसाइड करना होगा कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट कराने हैं। स्टूडेंट्स नीड टू बी ट्रेन एंड सेलेक्टेड थ्रू हीट्स। हीट्स का मतलब है जो राउंड्स होते हैं फाइनल इवेंट से पहले, जिसमें सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स फाइनल इवेंट में जाएंगे। तो पहले से ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा एंड सिलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए। देन sufficient time needs to be allocated for both these activities in the regular timetable. So टाइम टेबल क्योंकि सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए बना होगा, और उसमें अगर गेम्स पीरियड होता भी है या फिर फिजिकल एक्टिविटी के लिए पीरियड होता है तो वो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टाइम पर होता है। बट क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की तो उसमें ग्रुप ऑफ क्लासेस एक साथ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ऐसे केस में हमें इस तरह का टाइम टेबल में इस तरह का एलोकेशन करना होगा कि ग्रुप ऑफ क्लासेस भी एक साथ परफॉर्म कर पाएं। तो सफिशिएंट टाइम एलोकेट करना जरूरी है दोनों एक्टिविटीज के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी और सिलेक्शन के लिए भी। फिजिकल एजुकेशन स्टाफ ड्यूटी असाइन करते हैं ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए, ऑडियंस एरिया को प्रिपेयर करने के लिए। लाइक ग्राउंड की प्रॉपर लेवलिंग होगी, मार्किंग होगी, सभी ट्रैक फील्ड्स को बनाया जाएगा, तो पूरा प्रॉपर क्लीन कराया जाएगा। चीफ गेस्ट के लिए डायस, पोडियम, ये सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हों। एंड ऑडियंस के लिए चेयर्स, टेबल्स, डेकोरेशन पूरी तरह से हो। तो ये सभी चीजें पहले से ही प्लान करनी होंगी। सो इसके लिए एक फैसिलिटी मैनेजमेंट चेकलिस्ट यहाँ पर गिवन है। ये हमें हेल्प करेगी ये देखने में कि ये चीजें हैं अवेलेबल या फिर नहीं। जो चीज अवेलेबल नहीं होगी वो इजीली हमें यहाँ से पता चल जाएगी, और यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया है। यूजुअली द स्कूल फ्लैग इज होस्टेड ऑन स्पोर्ट्स डे। सो स्कूल फ्लैग को होस्ट किया जाएगा। देन procurement check and list all the items required by all the departments for the sports day and procure them in time। means आपको ये चेक लिस्ट फॉलो करनी है एंड इसमें से टाइमली आपको सभी चीजों को अवेलेबल कराना है। जो चीजें अवेलेबल नहीं है उसे स्पोर्ट्स डे से पहले ही अवेलेबल कराना इंश्योर करना है। एंड ये चेकलिस्ट सभी डिपार्टमेंट्स की कंसर्न से ही बनाई जाएगी। लाइक जिस डिपार्टमेंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है तो सभी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, तो हर चीज यहाँ पर मेंशन करनी है। इनवाइटिंग चीफ गेस्ट एंड पेरेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि चीफ गेस्ट कौन है। हमें एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना है जो इनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो एंड या फिर कोई ग्रेट पर्सनालिटी हो। सो उनको पहले से ही इन्फॉर्म करना है, इनवाइट करना है एडवांस में। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक थीम है या फिर आप चाहते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर एम्फेसाइज करें तो वो आपको पहले से ही बताना है। It is always a good practice to tell your speakers for how long they should speak। आप पहले से ही बता दें, क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि आपने एजेंडा पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन से टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें एक अप्रोक्स टाइमिंग बता सकते हैं कि अप्रोक्स आपको इतनी देर के लिए अपनी स्पीच देनी है, ताकि वो पहले से ही उसके लिए उतना ही प्रिपेयर करें, तो उन्हें बीच में अपनी स्पीच लीव भी नहीं करनी होगी एंड वो अपना मैसेज भी कन्वे कर पाएंगे। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पहले से ही इन्फॉर्म कर दें। सो सभी चीजें शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगी। Sports day should run on schedule and that means that every item on the agenda needs to start and finish on time। इसलिए हमें पहले से ही इन्फॉर्म करना है सभी चीजों के बारे में एंड पेरेंट्स को भी एडवांस में इनवाइट करना है, क्योंकि सभी पेरेंट्स किसी ना किसी जॉब पर जाते हैं तो वो अपने लिए पहले से ही इस चीज के लिए शेड्यूल निकाल कर रखें। तो अगर आप उन्हें जस्ट एक दिन पहले बताएंगे तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर देम। बट अगर आप पहले से एडवांस में इन्फॉर्म कर देते हैं सो दे विल अरेंज फॉर इट। इसलिए पहले से ही इन्फॉर्म करना है। ये था प्रिपरेशन फेज। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज स्पोर्ट्स डे। The day of the event becomes easy if the duties and responsibilities assigned to the various individuals are properly done। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स डे बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें सिर्फ कोई एक या दो पर्सन नहीं, पूरा स्कूल ही इन्वॉल्व होता है। तो हर किसी को डिफरेंट ड्यूटी मिली होती है, हर किसी की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर सभी अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म करें तो ये इवेंट सक्सेसफुल रहता है। देयर शुड ऑलवेज बी अ चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट होनी चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हर चीज
प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि अगर आप सभी चीज़ों को सिर्फ़ अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल है कि या तो कोई भूल जाए या किसी से कोई चीज़ मिस हो जाए। बट अगर वो चीज़ आपने एक चेकलिस्ट की फॉर्म में बनाई हुई है, तो आप ईज़िली इंश्योर कर सकते हैं कि सभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हैं। In addition, the entire sports day is to be defined properly. Means आपको properly पहले से ही define करना है कि कब क्या होना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहले से चीज़ों को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करते। लाइक आपने सभी चीज़ों का अरेंजमेंट तो कर लिया है। अरेंजमेंट और स्पोर्ट्स डे को डिफाइन करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अरेंजमेंट का मतलब है कि जो चीजें रिक्वायर्ड थी, जो मटेरियल रिक्वायर्ड थे, आपने उन्हें प्रोक्योर किया, मतलब उन्हें अवेलेबल कराया, वो अलग चीज है। बट स्पोर्ट्स डे में क्या क्या होने वाला है, मीन्स एक टाइप से एजेंडा अच्छे से सेट करना, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो दोनों चीजों को ही अच्छे से करना है। अ ड्रेस रिहर्सल इज रिकमेंडेड फॉर अ डे और टू प्रायर टू द स्पोर्ट्स डे। ड्रेस रिहर्सल भी होता है सो दैट सभी स्टूडेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इस तरह की चेकलिस्ट हमें मेंटेन करनी है स्पोर्ट्स डे के लिए। सबसे पहले मार्च पास्ट के लिए हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं: ग्राउंड मार्किंग, ड्रम्स एंड स्टिक्स, हाउस फ्लैग्स, हाउस प्ले कार्ड्स, फ्लैग स्टैंड्स। इस तरह से हमने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो अब जो जो चीजें अवेलेबल हैं या फिर हो गई हैं, कोई भी एक्शन लिखा हुआ है तो उसके आगे हम टिक कर सकते हैं, नहीं हो पाया है तो हम लिख सकते हैं। तो इस पूरी लिस्ट से हमें ये पता रहेगा कि हमने कौन सा एक्शन किया है, कौन सा मटेरियल अभी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। ये सभी चीजें हमें इस लिस्ट की हेल्प से आसानी से पता चल जाएंगी और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर नहीं लिखा तो अगर सिर्फ माइंड में रखते हैं तो चांसेस हैं कि हम भूल जाएंगे या फिर कोई और भूल जाएगा। तो इसलिए कोई भूले नहीं, इसके लिए ये लिस्ट जरूरी है। इसमें मार्च पास्ट, मास ड्रिल, एथलेटिक इवेंट्स एंड फन गेम्स, प्राइज सेरेमनी, फैसिलिटी अरेंजमेंट, फर्स्ट एड और बाकी सभी फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पर प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्च पास्ट के बारे में। ये आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, डिफरेंट हाउस के स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं वो इस तरह से मार्च पास्ट करते हैं। एंड हाउसेस के नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। लाइक कुछ स्कूल्स में होते हैं रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, इस तरह से। कुछ स्कूल्स में होते हैं नीलगिरी, शिवालिक, विंध्याचल, अरावली, इस तरह से। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपके स्कूल में किस तरह से नेम्स हैं हाउसेस के। इस तरह का मार्च पास्ट आई एम श्योर आपने भी किया होगा। आपने किया नहीं होगा तो आपने देखा होगा, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो। मार्च पास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स डे में होती है, बट इसके अलावा और भी कई जगह होती है, जैसे मिलिट्री परेड्स होती हैं, वहां पर भी मार्च पास्ट होता है। मार्च पास्ट एक फॉर्मल टाइप ऑफ वॉकिंग है। मतलब इसमें आपको एक स्टीडी स्पीड रखनी है एंड जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंड सभी जितने भी लोग चल रहे हैं मार्च पास्ट में वो सभी एक ही रिदम पर चलते हैं। जनरली ड्रम बीटिंग हो रही होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, उसी तरह से आप चलते हैं। आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। आपको हाथ कैसे रखने हैं, आपको पैर कैसे रखने हैं, किस पोस्चर में रहना है, ये सभी पहले से ही इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड होते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। सबसे पहले तो अटेंशन पोजीशन में होते हैं। जब मार्च पास्ट स्टार्ट नहीं हुआ होता तब आपको बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में रहना है। इसमें आपको अपराइट पोस्चर में रहना है, बिल्कुल सीधे, और आपकी फीट इस तरह से होनी चाहिए कि उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देन जो आपके हैंड्स हैं, इस तरह से आपको अपने हैंड्स इस तरह से मोड़ने हैं एंड ये आपकी अटेंशन पोजीशन होगी। और जब आपने हैंड्स इस तरह से किए हुए हैं तो ये जेंटली करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये दिखा रहे हैं कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है या फिर आप बहुत फोर्सफुली ये चीज कर रहे हैं, नहीं। यू हैव टू डू इट जेंटली। देन आपको जब कमांड मिलेगी फॉरवर्ड मार्च, तो वो आपको कमांड मिली है कि अब आपको आगे जाना है, तो फिर आप मार्च स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्सली जो फर्स्ट पर्सन जनरली हेड बॉय या हेड गर्ल होते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं एंड फिर उनके पीछे बाकी सब चलते हैं। स्टार्ट मार्चिंग विद योर लेफ्ट फुट से स्टार्ट करते हैं। फिर जो ड्रम बीट होती है जनरली लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। एंड अगर आप प्रॉपरली चल रहे हैं, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं सभी, तो सभी की बीट भी सुनाई देती है चलते हुए। एंड अगर सभी एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं।
मूव योर आर्म्स नेचुरली एज यू मार्च। जब आप चल रहे हैं तो अपनी आर्म्स को मतलब अपने हाथों को स्टिल नहीं रखना है, एक जगह नहीं रखना है, उनको भी मूव करना है बैक एंड फोर्थ। सो ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, इसको आपको जबरदस्ती भी नहीं करना है और ना ही आपको इसे एक जगह रखना है, ठीक है। जैसे मार्च कर रहे हैं वैसे ही आपकी आर्म्स भी मूव होनी चाहिए। मेंटेन अपराइट पोस्चर एंड प्रोफेशनलिज्म। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल होकर चलना है। सारे जितने भी लोग चल रहे हैं आपको सभी की बीट से मैच करना है एंड कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कीप योर चिन अप एंड लुक प्राउड। आपको ऊपर देखना है एंड आपकी चिन भी ऊपर होनी चाहिए और आपके फेस पर कोई डलनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत थकावट हो रही है, नहीं, आपको बहुत एनर्जेटिक रहना है, प्राउड रहना है, अपनी आईज सामने रखनी है, मीन्स पूरा कॉन्फिडेंट पोस्चर होना चाहिए आपका और इधर उधर नहीं देखना है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि जो बाकी लोग चल रहे हैं आपके साथ, आप उनके साथ ही चल रहे हैं, बिल्कुल कैडेंस मेंटेन करके। एंड डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन रखना है वरना आप एक दूसरे से टकरा सकते हैं, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। एंड तब तक चलना है जो भी ट्रैक होगा उस पर तब तक चलना है जब तक आपको कमांड ना मिले। जब हॉल्ट का कमांड मिलेगा तब आप रुक जाएंगे एंड फिर वापस हम अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं। सो जब मार्च पास्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद होती है मास ड्रिल। नाउ व्हाट इज मास ड्रिल? सो यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है, इससे आप समझ सकते हैं मास ड्रिल क्या होती है। कोई भी एक ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ये किसी थीम पर बेस्ड होती है, कोई भी थीम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत या फिर ग्लोबल कल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कोई भी एक थीम चूज की जाएगी, उस थीम पर बेस्ड वो मास ड्रिल परफॉर्म की जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स में होते हैं जो उनको प्रोवाइड की जाती है एंड उन्हें स्पेसिफिक एक्शंस किसी बीट पर किसी म्यूजिक पर परफॉर्म करने होते हैं। तो सभी सिंक्रोनाइज्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब सभी एक रिदम में फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कोई और कुछ और परफॉर्म कर रहा है, नहीं, जो जिसको एक्शन बताया गया है बिल्कुल सब सिंक्रोनाइजेशन में परफॉर्म करेंगे। एंड कोई म्यूजिक हो रहा होगा पीछे या कोई बीट होगी उसको फॉलो करते हुए। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी की एक कॉस्ट्यूम नहीं है, यहाँ पर कलर डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है और कभी कभी बिल्कुल सेम भी हो सकती है, वो थीम पर डिपेंड करता है कि हमें थीम कैसी रखनी है। अ गुड एनर्जी एंड एग्जिट स्ट्रेटजी मीन्स जब आप एंट्री ले रहे हैं और जब आप बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए भी कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम इस बीट पर अंदर आएंगे, इस तरह से हमें एंट्री लेनी है, इस तरह से अपनी पोजीशंस पर आना है और इस तरह से हमें अपने पोजीशंस पर से वापस जाना है। तो मास ड्रिल में इन सभी पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें एक थीम चूज करनी है, उस थीम पर जो भी हम म्यूजिक चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की, उनके पास कॉस्ट्यूम्स प्रॉपर होने चाहिए एंड उनकी एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट टू डू इन पोस्ट स्पोर्ट्स डे मींस हमें इवेंट के रैप अप में क्या करना है। जब इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, स्पोर्ट्स डे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या क्या टास्क करने हैं उसके लिए यहाँ पर हमने एक चेक लिस्ट बनाई है। सो सबसे पहले हम प्रॉप्स कलेक्शन करेंगे, मींस जो भी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट वहां पर यूज हुए हैं स्पोर्ट्स डे में उन्हें वापस कलेक्ट करेंगे एंड उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर वापस पहुंचाएंगे। एंड ये इंश्योर करेंगे कि जो भी ग्राउंड है या फिर जहां पर भी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया गया था वो पूरी जगह क्लीन हो, कहीं पर किसी भी तरह की कोई चीज ना रहे। हैंड ओवर डिफरेंट प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट इफ बोरोड। अगर आपने प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट कहीं और से बोरो किए थे, रेंट किए थे, तो उन्हें आपको रिटर्न करना है। देन प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो जो जिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसी को हैंड ओवर करनी है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। एंड then settlement of accounts, payment and submission of bills, statement of expenditure, deposit balance amount in the accounts office. So यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी हमारे बिल्स हैं उनको completely पे करना है एंड बिल्स को सबमिट भी करना है। एंड ये इंश्योर करना है कि हम पूरा बैलेंस अमाउंट जो हमारे पास बचा है वो भी हम वापस डिपॉजिट कर दें। एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मींस कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, पूरी एक रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है अकाउंट्स ऑफिस में।
टीम मीटिंग एंड फीडबैक, आपको इवेंट के बारे में इवैल्यूएशन भी देना है, किस तरह का रहा इवेंट एंड उसमें कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, हमें ये दोबारा करनी चाहिए या फिर कहाँ पर हमें और इम्प्रूव करने की नीड है। इस तरह के अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों आपको इंक्लूड करने हैं, ताकि जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो हम दोबारा रिपीट कर सकें और जहाँ पर हमने थोड़ा खराब परफॉर्म किया है वो हम इम्प्रूव कर सकें। Now proceeding to the next topic, organizing tournaments. What is tournament? Tournament एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें एक नॉर्मल गेम से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं एंड सभी एक ही स्पोर्ट या गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर फुटबॉल टूर्नामेंट है तो उसमें जो भी प्लेयर्स हैं वो सभी फुटबॉल से रिलेटेड ही हैं, मतलब उसमें क्रिकेट के नहीं है। देन अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो उसमें सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। इस तरह से टूर्नामेंट कोई भी ऐसा कंपटीशन है जिसमें सभी कॉम्पिटिटर्स एक ही स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं एंड वो रिलेटिवली लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए उसे टूर्नामेंट कहा जाता है। मतलब एक सिंपल गेम में जितने प्लेयर्स होंगे उससे ज्यादा वहां पर होते हैं। सो टूर्नामेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बहुत सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी। लाइक हम कौन सा स्पोर्ट चूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर्स खेल रहे होंगे या फिर वहां पर टीम्स होंगी। जैसे फुटबॉल, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के बीच में नहीं खेला जाएगा, इसके लिए टीम ही रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से वो स्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इंडिविजुअल प्लेयर्स चाहिए या फिर टीम्स चाहिए। एंड टीम्स में भी स्मॉल टीम या फिर लार्ज टीम। एंड टूर्नामेंट्स एक दिन के भी हो सकते हैं और कुछ महीनों के भी हो सकते हैं। मींस ये टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट डिफर करता है। एंड विनर किस बेसिस पर डिसाइड होता है, ये भी डिफर करता है। लाइक हो सकता है कि हम उनके पॉइंट्स काउंट करें कि उन्होंने डिफरेंट राउंड्स में कितने पॉइंट्स लिए हैं, या फिर हम नॉकआउट्स के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। देन जो टूर्नामेंट की लोकेशन है वो भी वैरी कर सकती है। कई बार टूर्नामेंट इतने मंथ्स तक चलते हैं कि वो डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं कंप्लीट। बट कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक ही स्टेडियम में एक ही दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं और काफी वैरायटी होती है। जो इस बार हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल टूर्नामेंट्स जो स्कूल लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये हम यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कैसे करने हैं। तो अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हमने स्पोर्ट्स डे के भी 3 पार्ट्स किए थे, प्री स्पोर्ट्स डे, देन स्पोर्ट्स डे एंड देन पोस्ट स्पोर्ट्स डे, उसी तरह से यहाँ पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री टूर्नामेंट, टूर्नामेंट डे एंड पोस्ट टूर्नामेंट। So this is a quick summary of how to organize tournaments. So pre-tournament के लिए आपको venue decide करना होगा, date and timelines fix करनी होगी, infrastructure का ध्यान रखना होगा, किस तरह का sport है उसके लिए क्या क्या infrastructure की requirement है, नंबर ऑफ टीम वहां पर कितनी टीम्स होंगी या फिर कितने प्लेयर्स होंगे, उन सभी को ऑर्गेनाइज करना है, सेलेक्ट करना है एंड ये सभी प्रोसीजर कंप्लीट करना है। देन फिक्सचर और एजेंडा मींस हमें एजेंडा भी सेट करना है उस दिन के लिए, किस तरह से उस दिन एक्टिविटीज होने वाली हैं। देन टूर्नामेंट डे के लिए एजेंडा प्रॉपरली फॉलो करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी को जो असाइन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ग्राउंड रेडीनेस मींस ग्राउंड कंप्लीटली रेडी होना चाहिए ताकि वहां पर वो टूर्नामेंट कंडक्ट किया जा सके। एक्टिविटीज, फाइनल्स, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व रहना है एंड सभी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रही हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। देन पोस्ट टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाएगा सभी चीजें वाइंड अप करनी है एंड जैसे हमने स्पोर्ट्स डे में डिस्कस किया था कि जो भी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट है तो या तो वो उनकी ही जगह पर वापस पहुंचाने हैं और अगर बोरो किए गए हैं तो उन्हें वापस देना है। देन फीडबैक एंड लर्निंग्स, सो हमने उस टूर्नामेंट से क्या क्या फीडबैक लिया है ये सभी पूरी रिपोर्ट बनानी है। लाइक हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जहां पर हमें इम्प्रूव करने की नीड है, हम इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमने अच्छी करी हैं, ये सभी पूरी एक रिपोर्ट बनानी है एंड स्कूल को रिपोर्ट करना है।
नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ईच पार्ट इन डिटेल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री टूर्नामेंट के बारे में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करते हैं कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है एक स्कूल। तो उसमें प्री टूर्नामेंट के फेज में हमें क्या क्या चीजें डिसाइड करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें वेन्यू डिसाइड करना होगा, ये इवेंट कहाँ पर होने वाला है, ये टूर्नामेंट। देन डेट एंड टाइमलाइंस, कब और कहाँ किस टाइम, ये सभी चीजें। देन हाउ मेनी एंट्रीज, मीन्स कितनी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं या प्लेयर्स हैं। व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना है, और जो नहीं है वो हमें अवेलेबल कराना है। नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, सो वहां पर हमें अलग अलग लोगों की जरूरत होगी ताकि वो डिफरेंट रोल्स उन्हें असाइन किए जा सके। तो हमें देखना है कि कौन से रोल्स किसको देने हैं, एंड हमें किस किस को हायर करना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड भी हैं, जैसे कि हमने देखा कि डेट एंड टाइमलाइन। तो अगर हम ये बता रहे हैं कि कब और किस टाइम हो रहा है, तो हमें ये भी बताना होगा कि कहाँ पर हो रहा है इवेंट। तो ये सभी इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं। ये सभी चीजें हमें डिसाइड करनी है, एंड फिर हमें थोड़ा और डिटेल में प्लानिंग करनी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि प्री टूर्नामेंट में ही हम एजेंडा भी फिक्स करेंगे कि किस तरह से टूर्नामेंट के दिन सारी एक्टिविटीज एक प्रॉपर फ्लो में होने वाली है। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, एंड लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से मतलब हमें पूरा एजेंडा सेट करना है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में। क्योंकि एक कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स होंगे, तो सभी को हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। जैसे टूर्नामेंट स्ट्रक्चर, मींस टूर्नामेंट का फिक्सचर किस तरह का रहने वाला है। देन सभी टीम्स को इन्फॉर्म करना है उनके मैचेस किस तरह से होने वाले हैं। देन प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको अवेलेबल कराना है। देन स्पोर्ट्स अटायर, किस तरह का स्पोर्ट्स वियर रहने वाला है। फॉर एग्जांपल जो आपकी हाउस ड्रेस होती है या फिर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ड्रेस है, इस तरह से आपको स्पेसिफिकली पहले से ही बताना है। पहले डिसाइड करेगी कमेटी और फिर इन्फॉर्म करेंगे कि कहाँ कौन सा अटायर होने वाला है। ग्राउंड से रिलेटेड प्रिपरेशंस इंश्योर करना है कमेटी को, जैसे ग्राउंड की पूरी प्रिपरेशन, उसकी लेबलिंग, मार्किंग। देन ड्रिंकिंग वाटर एंड रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट्स। देन स्कोर बोर्ड एंड मार्कर, पीए सिस्टम, ये सभी चीजें अरेंज होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत जरूरी है, एंड टेंट और शेडेड एरिया भी होना चाहिए। चीफ गेस्ट के लिए सेपरेट होना चाहिए, गेस्ट के लिए अलग होना चाहिए, एंड प्लेयर्स के लिए अलग होना चाहिए। तो इस तरह से ये ग्राउंड से रिलेटेड प्रिपरेशंस इंश्योर करनी है कमेटी को। देन ऑफिशियल्स, पहले से ही डिसाइड करना है कौन कौन से ऑफिशियल्स होने वाले हैं, रेफरी कौन होगा, असिस्टेंट रेफरी कौन होगा, एंड टेबल ऑफिशियल्स कौन होंगे। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस बुक, ये भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इन केस कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। ये टेबल ऑफिशियल्स के पास पहले से अवेलेबल करानी है। देन सेरेमनीज को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। प्राइस शुड बी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड इन एडवांस, मींस हमें ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ये सभी चीजें पहले से ही अरेंज करनी है। देन चीफ गेस्ट, इफ पॉसिबल अरेंज अ चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट को पहले से ही एडवांस में डिसाइड करना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है, इनविटेशन देना है। कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं। चीफ गेस्ट को भी पहले से इनवाइट करना है। व्हाट इज अ चेकलिस्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस टू वर्क विद देम। अब हम पढ़ने वाले हैं चेकलिस्ट के बारे में। हाउएवर हमने चेकलिस्ट पहले भी देखी थी स्पोर्ट्स डे में। चेकलिस्ट क्या है, एक ऐसा टूल जो हमें इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इवेंट में हमें 100 टास्क कंप्लीट करने हैं, लाइक हमें पहले ग्राउंड प्रिपरेशंस देखने हैं, फिर हमें देखना है कि कौन कौन सी सेरेमनीज होने वाली हैं, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करने हैं। मीन्स ऐसे बहुत सारे टास्क होंगे जो हमें उस इवेंट में करने हैं, उस इवेंट से पहले करने हैं। तो वो सभी चीजें एक बार में रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं जहां पर हम सभी टास्क को या फिर जो भी चीजें हमें ऑर्गेनाइज करनी है उन सभी को मेंशन कर देते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमने ऑर्गेनाइज कर ली है, अरेंज कर ली है, और कौन सी नहीं कर पाए हैं। तो ये एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है जो हम अपडेट कर देते हैं। लाइक हमें पता चला है कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, तो हम उसको टिक कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, एटलीस्ट ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया है, तो अब हम दूसरे टास्क पर फोकस कर सकते हैं। तो इससे हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, कोई भी चीज हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आपने सब कुछ नहीं लिखा तो हो सकता है कि आप कुछ भूल जाएं और फिर वो आपको एंड मोमेंट पर याद आए।
जब उसको कंप्लीट कर पाना पॉसिबल ना हो। तो इसलिए पहले से ही आपको पता रहेगा। With a checklist, it is easy to hand over the task to new team members. अब सपोज करते हैं कि न्यू टीम मेंबर्स ऐड हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उन्होंने पूछा कि उनको क्या काम करना है, बट आपने तो चेकलिस्ट बनाई नहीं, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या क्या काम बचा है? तो वो आप चेकलिस्ट की हेल्प से इजीली बता सकते हैं। इट मेक्स द होल ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री। अब आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि चीजें कंप्लीट हैं। आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। इट मेक्स वर्किंग विद लार्ज टीम्स पॉसिबल एंड गिव्स गुड सुपरविजन कंट्रोल। तो इससे हम अच्छे से सुपरवाइज कर पाएंगे, क्योंकि हम हर चीज को उसमें मेंशन कर देते हैं, तो हमारा सुपरविजन कंट्रोल अच्छा रहता है। Now the tournament day. So preparation phase means प्री टूर्नामेंट में जितना हमने प्रिपेयर किया है वो सभी चीजें अच्छे से टूर्नामेंट डे के दिन एग्जीक्यूट हो पाए, इसके लिए हमें टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सभी चीजों को एक बार रीवेरीफाई करना है, सो दैट हम ये इंश्योर कर पाए कि सभी चीजें करेक्ट हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंड मोमेंट पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें उसी टाइम पर हैंडल करनी होगी, ताकि चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक पूरी टीम है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि हमने एक कमेटी बनाई है। सो कमेटी बनाई है या फिर नहीं, आपने जिन भी लोगों के साथ काम किया है वो सभी एक टीम मेंबर हैं आपके। सो टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन में वर्क करना है। ये नहीं करना है कि आप दूसरे को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से गलती हुई है, अब तुम ही इसे सॉल्व करोगे, नहीं। वो टाइम है आपको एक दूसरे का साथ देना है उस टाइम पर। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मिलजुल कर सॉल्व करनी है, क्योंकि उस टाइम पर ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। सो उसमें ब्लेम गेम में पड़ने की बजाय आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है एंड अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं। एक दूसरे की हेल्प करनी है कि किस तरह से हम इसकी हेल्प कर सकते हैं एंड ये इशू रिजॉल्व हो पाएगा। सो आपको ये इंश्योर करना होगा। एंड टूर्नामेंट मैनेजर को ये एम्फेसाइज करना होगा कि कम्युनिकेशन का प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। कहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीज सही नहीं हो रही है, वो भी प्रॉपरली टाइम पर इन्फॉर्म करना है ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। सो इस तरह से आपको पूरी चीजें हैंडल करनी है ताकि पूरा टूर्नामेंट अच्छे से हो पाए। तो कहने का मतलब ये है कि टूर्नामेंट डे अच्छे से कंप्लीट हो पाए, इसके लिए आपको प्रिपरेशन फेज में ही ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, और टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी इंश्योर करना होगा कि सभी चीजें करेक्ट हैं। इसके लिए आपको एटलीस्ट वहां वेन्यू पर एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुंच जाना है, ताकि आप सभी चीजों को इंश्योर कर पाए। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट। ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए जो प्रोसीजर जिस तरह से जिस फ्लो में मैं समझा रही हूँ उसी फ्लो में समझे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस फिगर को देखें जो यहाँ पर गिवन है, सिर्फ इस फिगर पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? अ फिक्सचर विदाउट बाइस 8 टीम्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 टीम्स है और ये जो फिक्सचर है इसमें कोई बाय एलोकेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये बाय क्या है, हमें तो नहीं पता। तो कोई बात नहीं, इसे हम अभी समझेंगे, बट उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ये डायग्राम दिखा क्या रहा है। तो ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि जब 8 टीम्स हैं तो हमने क्या किया है कि दो दो टीम्स का पेयर बनाया है, ठीक है। और जो फर्स्ट राउंड होगा ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हमने दो दो टीम्स का पेयर बनाया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ये दोनों टीम का मैच करा रहे हैं तो इनमें से एक ही जीत कर आगे जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने इन दोनों टीम का मैच कराया तो एक ही जीत कर आगे जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आगे कितनी टीम्स आई हैं? 4 टीम्स आई हैं, ठीक है। अब ये जो सेमीफाइनल राउंड है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इन दोनों टीम्स का आपस में मैच होगा और इनमें से एक आगे जाएगी, और फिर ये दोनों टीम्स में मैच होगा और ये आगे जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइनल राउंड में अब 2 टीम्स पहुंच गई हैं। एंड अब जब ये फाइनल राउंड में इनका मैच होगा तो यहाँ पर एक जीत जाएगी, ठीक है। तो जो भी विनर टीम होगी वो यहाँ पर जीत जाएगी, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, ये जो डायग्राम गिवन है इसको मत देखिए, बस आप ये बताइए कि अगर हमें इस तरह से 10 टीम्स गिवन है तो क्या हम इस तरह से मैच करा पाएंगे जैसे हमने इस फिगर में कराया है? नहीं करा पाएंगे। आप कहेंगे क्यों मैम, हम यहाँ पर भी दो दो के पेयर बना देंगे, 10 टीम्स ही तो है, तो यहाँ पर 5 पेयर्स बन जाएंगे। बिल्कुल 5 पेयर्स तो बन जाएंगे और आपको 5 टीम्स भी मिल जाएंगी फिर। बट फिर 5 टीम्स को आप कैसे प्ले कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर
जब हमारे पास टोटल 8 टीम्स थी, तो सेकेंड राउंड में हमारे पास कितनी टीम्स आई थी? 4 टीम्स। बट यहाँ पर तो हमारे पास 5 टीम्स आएंगी ना, अगर आपने 2-2 के पेयर बना दिए हैं तो अब आप ये 5 टीम्स को कैसे अरेंज करेंगे? अगर 2 और 2 के पेयर बनाए तो एक टीम तो रह जाएगी ना, तो फिर ये टीम कहाँ पर जाएगी? एम आई राइट? अब आपको बात समझ में आई? तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम बाय एलोकेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें बाय एलोकेट करना है, तो देखिए किस तरह से बाय एलोकेट किया जाता है। इसका अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बाय एलोकेट करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी लिखा है बाय और फिर उसके आगे नंबर लिखा है, मतलब उसको उस नंबर पर बाय एलोकेट हुआ है। ठीक है, अब ये बाय एलोकेट होने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बाय 1, बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, मतलब ये जो हमारे पास 6 टीम्स हैं, इनको बाय मिला है। ठीक है, अब ये बाय मिलने का मतलब क्या है, तो अब इसे समझते हैं डिटेल में। तो बाय मिलने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर टीम नेक्स्ट राउंड में जा सकती है बिना खेले, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड होने वाला है। अब देखिए एक बार प्रीवियस एग्जांपल पर जाइए, यहाँ पर फर्स्ट राउंड में क्या कोई ऐसी टीम थी जिसने नहीं खेला? नहीं, यहाँ पर हर एक टीम ने ये राउंड खेला है, राइट? बट जब हम बायस एलोकेट करते हैं, तो जिस भी टीम को हम बाय एलोकेट कर रहे हैं, वो टीम उस राउंड में नहीं खेलेगी। ठीक है, वो उससे अगले राउंड में बिना खेले जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने टीम 1, 2, 5, 6, 9, 10 इन सभी को बाय एलोकेट किया है, तो ये फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में कौन खेलेगा? ये है हमारा फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में वो टीम्स खेलेंगी जिनको बाय एलोकेट नहीं हुआ है, मींस टीम 3 एंड 4 एंड टीम 7 एंड 8, ये टीम्स खेलेंगी फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब ये दोनों टीम्स खेली, तो यहाँ से एक टीम गई है यहाँ पर और यहाँ से एक टीम गई है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो बाय एलोकेट किया था, क्योंकि ये टीम्स अगले राउंड में पहुंच गई हैं, तो ये जो हमारे पास सेकेंड राउंड होगा, ये है सेकेंड राउंड। तो अब इस सेकेंड राउंड में ये टीम्स खेल सकती हैं। ठीक है, तो अब इनका पेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब यहाँ पर टीम 1 और 2 खेलेंगे, जिनमें से एक आगे जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टीम 3 और 4 में जो फर्स्ट राउंड हुआ था, उसमें से एक टीम जीती थी जो सेकेंड राउंड में आई है। अब ये सेकेंड राउंड में किसके साथ खेलेगी? ये खेलेगी टीम 5 के साथ, और टीम 5 फर्स्ट राउंड में नहीं खेली थी, इसको बाय एलोकेट हुआ था, इस वजह से ये डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेल रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपको सिंपली ये समझना है कि जब बाय एलोकेट किया जाता है, तो वो टीम उस राउंड में नहीं खेलेगी जहां पर उसको बाय एलोकेट किया गया है, वो उससे नेक्स्ट राउंड में खेलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जब अब आप देख सकते हैं कि कितने पेयर्स अरेंज हुए हैं जब हमने ये मैच अरेंज कराया है बाय यूज करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बने हैं 4 पेयर्स, राइट? अब आप ये 4 पेयर्स के अगर मैच करा रहे हैं, तो हमारे पास सेमीफाइनल में कितने प्लेयर्स आएंगे? यहाँ पर हमारे पास 2 टीम्स आएंगी और फिर 2 टीम्स का फाइनल मैच होगा, जिसमें से हमें विनर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमने डिस्कस किया कि जब 2 की पावर में होती है टीम, लाइक यहाँ पर 2 raised to the power 3 थी, तो उस केस में हम इजीली मैच करा सकते हैं बिना बाय एलोकेट किए। बट जब नहीं होती 2 की पावर में, तब उस केस में हमें क्या करना होगा? हमें बायज एलोकेट करने होंगे। ठीक है, तभी हम ये मैच कंडक्ट करा पाएंगे। ठीक है, अब ये चीज भी समझिए कि हम बाय एलोकेट कितने बाय एलोकेट करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपको इस तरह से पता चलेगा कि जैसे सपोज करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने जो 2 की पावर है, वो जो बन रही है यहाँ पर, वो कितनी बन रही है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 तो है नहीं 2 की पावर, 9 भी नहीं है, बट 2 raised to the power 3 8 है, राइट? तो यहाँ पर जो 2 raised to the power 3 है, इससे आपको नेक्स्ट नंबर पर जाना है, मतलब 2 raised to the power 4। तो 2 raised to the power 4 कितना होता है? वो होता है 16। एम आई राइट? तो अब आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला आपने कैलकुलेट किया है, इसमें से आपको माइनस करना है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ टीम्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 10। तो अब आपको 16 में से 10 माइनस करना है, मतलब आपके पास आंसर आएगा 6। इसका मतलब है इस टूर्नामेंट में आपको 6 बाइज एलोकेट करने होंगे। ठीक है, तो हर बार आपको यही फॉर्मूला यूज करना है कि जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं, उसको किस चीज में से माइनस करना है? जो 2 की नेक्स्ट पावर होगी, ठीक है, उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने एलोकेट किए जाएंगे। अंडरस्टूड?
इसके बाद एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ टोटल मैचेस। हमें कैसे पता चलेगा कितने मैच होंगे टीम के बिहाफ पर? तो नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स थी 10, तो यहाँ पर टोटल मैच कितने हुए हैं? 9। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट मैच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एंड दिस इज 9th। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, देन दिस इज पोस्ट टूर्नामेंट चेकलिस्ट। इसमें हमने एक स्टेप और ऐड किया है, हमने व्हेन भी लिखा है ताकि हमें ये पता रहे कि हमें ये टास्क कब तक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉप्स कलेक्शन। ये आपको इवेंट डे पर ही करना है, मींस जिस दिन इवेंट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, उसी दिन टूर्नामेंट कंप्लीट होने के बाद प्रॉप्स कलेक्ट करने हैं एंड उन्हें उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पर वापस पहुंचाना है। देन रिपोर्ट टू स्कूल, आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करनी है स्कूल को within 3 days. Then school assembly league prizes. सो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो एक्चुअली टूर्नामेंट डे पर ही हो जाता है, बट क्योंकि टूर्नामेंट में सभी लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं स्कूल से, सो आपको स्कूल असेंबली में भी ये प्राइज रीडिस्ट्रीब्यूट कराने होंगे। सो ये नेक्स्ट असेंबली डे को कराना है। देन डैशबोर्ड अपडेट, आपको डैशबोर्ड पर विनर्स की फोटोज लगानी है, पार्टिसिपेंट्स की फोटोज लगानी है एंड वहां पर फीडबैक के लिए एक स्पेस भी होना चाहिए। सो ये भी 3 days के अंदर आपको करना है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेलेक्टिंग ईयरली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। सो जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है तो उसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी और जितने अच्छे से होगी उतनी ही हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो फिजिकल फिटनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हम जानते हैं एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। सो हर एक के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना फिजिकल फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, या फिर पूछा जा सकता है हाउ कैन ट्रेनिंग हेल्प डेवलप फिजिकल फिटनेस। इस तरह से मतलब आपको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारी कार्डियोवेस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज होती है। देन हमारी बॉडी का जो फैट होता है, अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देन हमारी मसल स्ट्रेंथन होती है, मजबूत बनती है। देन इट स्ट्रेंथन्स द कनेक्टिव टिश्यू, मींस हमारे टेंडन्स और लेगामेंट्स को मजबूत करता है, जिससे हमें स्प्रेन, इंजरी ये सब कम होती है। It can be fine tuned to your specific sport which will help you improve your performance rapidly। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और अपने स्पोर्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपका जो भी स्पोर्ट है उसमें अलग टाइप की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, तो जो भी स्पोर्ट है स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए ताकि उससे हमारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो पाए। So here is the first component of physical fitness, that is aerobic capacity. It is the maximum amount of oxygen that body can utilize during an exercise session. जब भी आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी को कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कितनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस एबिलिटी को हम कह सकते हैं एरोबिक कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, देन हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी होगी या कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी। इसके लिए हम करते हैं कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेस, जिससे हमारी कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस भी इंप्रूव होती है, मींस हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स सभी प्रॉपरली वर्क करते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। एनएरोबिक कैपेसिटी, जब हम ऑक्सीजन जब कम होगी या फिर रिजर्व ऑक्सीजन को यूज कर रहे होंगे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इस एबिलिटी को कहते हैं एनएरोबिक कैपेसिटी। ये हाई इंटेंसिटी की होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म की जाएगी। ऐसी एक्सरसाइजेस जैसे 30 मीटर रन, 50 मीटर रन, 100 मीटर रन, वेट लिफ्टिंग। इसमें हम ब्रीथिंग के थ्रू एयर नहीं लेंगे एंड इसमें हम एनर्जी यूज करेंगे जो मसल्स में स्टोर होती है। ये हाई इंटेंसिटी पर होगी। स्ट्रेंथ,
इसका मतलब है कि आप एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट किया जाता है। इसमें आपको एक ही बार जंप करना है और ये देखा जाएगा कि आप एक ही बार में कितना मैक्सिमम फोर्स लगा पाएंगे और कितना आगे जंप कर पाएंगे। देन मेडिसिन बॉल थ्रो, इसमें शोल्डर्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है, जिसमें आपको एक ही बार बॉल फेंकनी है और ये देखा जाएगा कि आपने एक बार में कितना फोर्स लगाया ताकि बॉल कितनी दूर गई है। सो नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट। सो आप कितना फ्रीली अपने जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस दैट वी नीड टू कीप इन टू आर ओल्ड एज। सो बेबीज में तो नेचुरल होती है फ्लेक्सिबिलिटी, बट टाइम के साथ साथ अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी लूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। सिट एंड रीच, इसके लिए हमें बैठ कर अपने टोज को टच करना होगा एंड हमारे नीज बेंड नहीं होने चाहिए। देन स्प्लिट, जब हम कंप्लीटली स्प्लिट करते हैं। जिम्नास्टिक्स एंड योगासन, ये सभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। Now let us proceed to the next topic, warm up and cool down exercises. So जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उससे पहले वार्म अप परफॉर्म करना और फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कूल डाउन परफॉर्म करना जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। जब हम प्रॉपर वार्म अप परफॉर्म करते हैं तो हमारा मसल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी एंड अब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगी। और अगर ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होगी तो वहां पर इंजरी होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अगर आप डायरेक्टली किसी भी चीज को उठा लेंगे तो उस केस में आपको ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिस वजह से स्प्रेन स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर आपने पहले से ही वार्म अप कर लिया है तो अब आपकी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, अब आप इजिली फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से मसल इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी, सो स्ट्रेन्स वगैरह के रिस्क कम हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स डायलेट, सो आपका ब्लड फ्लो, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एंड इससे हार्ट पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, उस पर कम स्ट्रेस होगा। प्रॉपर वार्म अप करने से हमारा ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिस वजह से हमारी वर्किंग मसल्स को इजीली ऑक्सीजन मिल पाती है एंड हमारी एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। रेंज ऑफ मोशन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव रहती है। हार्मोनल चेंजेस, सो योर बॉडी increases its productions of the various hormones responsible for regulating एनर्जी प्रोडक्शन। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले होंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम प्रॉपर वार्म अप कर लेंगे तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड उसकी वजह से हमें प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगी। तो उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये सभी अब एनर्जी के प्रोडक्शन में काम आ पाएंगे। मेंटल प्रिपरेशन, जब हम वार्म अप कर लेते हैं तो ये हमें मेंटली भी प्रिपेयर करता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो वार्म अप अल्टीमेटली हमारी फिजिकल एक्टिविटी से पहले जरूरी है, बेनिफिशियल भी है और जरूरी भी है। सो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं किस तरह से हम वार्म अप कर सकते हैं। तो जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर मार्च करना है, मतलब अपने नीज को ऊपर नीचे इस तरह से करना है। सो उसी जगह पर खड़े होकर मार्च करना है। टिप टोज पर वॉक करना है इस तरह से। लेट्स बॉक्स मीन्स आपके सामने कोई बॉक्स नहीं है बट फिर भी आपको बॉक्सिंग करनी है। सो आपको इस तरह से बॉक्सिंग करनी है कि आपके सामने कोई बैग है या फिर कुछ है जिसको आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, बट आपको किसी को टच नहीं करना है। यू हैव टू सिंपली डू इट इन द एयर। शिवर एंड शेक, इस तरह से अपनी बॉडी को हर डायरेक्शन में मूव करना है, बेंड करना है एंड राइट टो टच करना है, फिर लेफ्ट टो टच करना है। सो इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है। नाउ नेक्स्ट इज स्मगलर्स, ये एक वार्म अप गेम है। इसमें हम कलर्ड हुप्स एंड कलर्ड बीन बैग्स यूज करते हैं। सो इसके लिए हम क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्मगलर्स एंड गुडीज। सो ये स्मगलर्स और गुडीज का अलग अलग काम होगा। क्या काम होगा? सो कलर्ड हुप्स को इस तरह से अलग अलग जगह पर प्लेस कर देना है एंड जब गेम स्टार्ट होगा तो गुडीज के पास 30 सेकेंड होंगे कि वो करेक्ट हुप में करेक्ट बीन बैग रख सके।
ठीक है। सो सपोज करते हैं कि ये ब्लू कलर का है, तो यहाँ पर ब्लू कलर का बीन बैग रखना होगा। ठीक है, तो ये काम किसका है? ये काम है गुडी का। और स्मगलर का काम क्या है? स्मगलर का काम है कि जो ये करेक्ट होगा ये इसको निकाल कर और दूसरे उसमें डाल देगा। सपोज करते हैं कि ये रेड का है, तो जो स्मगलर है उसका काम है कि ये सही चीज को गलत रूप में डाल देगा। ठीक है, और गुडी का काम है कि वो उसको गलत से सही में डाल देगा, मतलब उसको सही कर देगा। ठीक है, सो इस तरह से ये एक फन गेम भी हो जाएगा एंड ये एक वार्म अप गेम भी हो जाएगा। तो फन एक्टिविटी के साथ वार्म अप भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? देन स्मॉल किड्स के लिए जंगल आउटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये फन गेम भी रहेगा एंड साथ ही वार्म अप गेम भी रहेगा। सो इसके लिए हम अप्रोप्रिएट कमांड्स देंगे बच्चों को और वो सूटेबल एक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम बोलेंगे जंप ओवर लॉग्स, मतलब जो लकड़ियां वहां पर रखी हुई हैं उनके ऊपर जंप करना है। देन डक अंडर ब्रांचेस, मींस जो ब्रांचेस है ट्री की उसके नीचे से जाना है। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट कमांड्स देंगे एंड वो सूटेबल एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इससे फन गेम तो रहेगा ही, फन एक्टिविटी हो जाएगी और साथ ही उनका वार्म अप भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डू द अपोजिट। इसमें अपोजिट एक्शन परफॉर्म करना होगा। जैसे अगर हमने कहा गो तो उस पर बच्चों को रुकना है। अगर हमने कहा स्टॉप तो उस पर भागना है या चलना है। अगर हमने कहा अप तो उस पर बैठना है और अगर हमने कहा डाउन तो उसमें अ, खड़े हो जाना है या फिर चढ़ना है, इस तरह से। सो जो भी एक्शन बोला जाएगा उसका अपोजिट परफॉर्म करना है। एंड अगर कोई बच्चा गलत परफॉर्म कर रहा है, मतलब अपोजिट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको करेक्ट करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एरोबिक वार्म अप। इसमें हमें एरोबिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। सो कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज होप राइट एंड लेफ्ट। सो इसमें हमें हॉपिंग करनी है, मतलब जंप करना है। तो सबसे पहले अपने राइट फुट पर जंप करेंगे, फिर वहीं पर रहेंगे और फिर लेफ्ट पर जंप करेंगे, फिर राइट पर, फिर लेफ्ट पर। इस तरह से इंस्ट्रक्शन देने हैं। देन जंप राइट एंड टर्न। इसमें सबसे पहले आपको अपनी फीट एक साथ रखनी है, हैंड्स हिप पर रखने हैं एंड अपनी प्लेस पर 8 टाइम्स जंप करना है। लास्ट मींस 8th जंप पर आपको राइट साइड क्वार्टर टर्न करना है, मींस 1/4 टर्न लेना है, पूरा टर्न नहीं लेना है। एंड देन अगेन आपको 8 टाइम्स जंप करना है। फिर से जो लास्ट जंप होगा उस पर क्वार्टर टर्न करना है। ओके, सो यू हैव टू रिपीट लाइक दिस। देन इन एंड आउट जंप। इसमें आप जब जंप करेंगे तो आपकी फीट दूर होंगी, मींस इस तरह से होंगी। और जब आप जंप करके वापस आ रहे होंगे नीचे तो आपको इस तरह से अपनी फीट एक साथ ले आनी है। ओके, सो इस तरह से आपको बार बार जंप करना है, फीट अपार्ट फीट क्लोज, फीट अपार्ट फीट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हमारी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, स्किल मूवमेंट्स इजीली लर्न कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन मिलता है, बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है एंड इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते तो हमारी मसल्स बहुत स्टिफ हो जाती हैं, जिस वजह से हमें इजीली इंजरी हो जाती है। बट अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारी मसल स्टिफ नहीं रहेंगी एंड इस वजह से हमें इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो मस्कुलर टेंशन रिड्यूस हो जाती है। नाउ कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए। या तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हेड टू टो परफॉर्म करेंगे या फिर टो टू हेड। आपको बाउंस नहीं करना है, अचानक से उस पोजीशन में नहीं जाना है। यू हैव टू डू इट स्टीडीली एंड यू हैव टू कीप इट कंफर्टेबल। ज्यादा पेन हो तो वहां पर रुक जाना है। काउंट टू एटलीस्ट 10 स्लोली, मीन्स उस पोजीशन में होल्ड करके रखना है, 10 तक काउंट करें एटलीस्ट। मेक श्योर यू हैव जॉग्ड अराउंड अ लिटिल बिफोर यू स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले लाइट जॉगिंग करनी है। स्ट्रेच अ बिट बिफोर यू रन। अगर रनिंग कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है और रनिंग कंप्लीट करने के बाद और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। Here are few examples of flexibility movements or flexibility exercises. स्ट्रेचिंग करने के पीछे क्या साइंस है, किस तरह से हमें हेल्प करता है, इस चीज को समझते हैं। सो हम जानते हैं जॉइंट क्या है, जहां पर बोन्स मिलती है। सो यहाँ पर जब हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो बोन्स के एंड पर होते हैं कार्टिलेज टिश्यूज।
कार्टिलेज टिश्यूज के लिए कोई भी एक्टिव सप्लाई नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो फिर ये किस चीज से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? कार्टिलेज डिपेंडेंट होते हैं जॉइंट फ्लूइड पर। सो इसको ऑप्टिमली एब्जॉर्ब करने के लिए कार्टिलेज को रिक्वायरमेंट है ऑल्टरेशन ऑफ प्रेशर एंड सक्शन फोर्सेस की। मींस एक बार प्रेशर एक बार सक्शन फोर्स, एक बार प्रेशर एक बार सक्शन फोर्स, इस तरह से इसको रिक्वायरमेंट है ताकि ये उस फ्लूइड को ऑप्टिमली मींस एक प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पाए। सो ये जो हमने डिस्कस किया प्रेशर एंड सक्शन फोर्स, ये कब मिल पाएगा? जब हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये रिदमिक एक्सचेंज हो पाता है। इसलिए जब हम रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी कार्टिलेज को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है एंड हमारे पूरे सभी कनेक्टिव टिश्यूज लूजन अप हो जाते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। बट वहीं अगर हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो हमारी कार्टिलेज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? अभी तक हमने डिस्कस किया था वार्म अप, अब हम डिस्कस करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन में आपको रिफ्लेक्शन रूटीन फॉलो करना है, मींस रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। ये एक शेडेड एरिया में प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड इस टाइम पर आपको बात नहीं करनी है, कंप्लीट साइलेंस मेंटेन करना है। इसमें आपको सोचना है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपको खुद से सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है चीजों को अपने माइंड में। आपको अपनी ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज खत्म हो गई हैं, हमने वार्म अप कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, हमारा कूल डाउन स्टार्ट हो गया है एंड जो भी हम गेम खेल रहे थे या फिर टीचर ने हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, हमने कौन कौन से प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स देखे, हमने क्या सोचा था और कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई, ये सभी चीजें आपको सोचनी है, मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। ओके, सो इन दिस टाइम यू हैव टू जस्ट रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट। ओके, इस टाइम में कोई बात नहीं करनी है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज इन द शेडेड एरिया। ओके, सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई थिंक ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट यस इस चैप्टर के साथ हमने अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ओके, बाय एवरीवन।